Assalamualaikum, this is Magia Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. As in the previous video, we discussed about instrumentation and the basic principle of mass spectrometry. In this video, we will do fragmentation of various compounds. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी बेसिक्स क्या है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास एक कंपाउंड होता है उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। जब उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी कितनी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन्स की 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है, वो उनकी एनर्जी हो सकती है। अब जब इस मॉलिक्यूल को बम्बार्ड करवाया जाएगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूलर आयन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब जाकर स्ट्राइक करेगा इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको नॉक आउट कर देगा। एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी एक निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलेंगे। एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने बम्बार्ड करवाया, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो कि इसके अंदर से निकला है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं पेयर्स की फॉर्म में। सो अगर हम यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर आयन क्यों बढ़ रहा है, बेसिकली क्योंकि वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद होने थे, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक नॉकआउट हुआ तो उसकी जगह एक आ गया प्लस का चार्ज, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज मौजूद है। तो इस वजह से ये चीज बनेगी, दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर आयन। अब उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने बम्बार्ड करवाए हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, दैट इज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाने के लिए यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होती है वो होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। सो अब क्या होगा कि कुछ एनर्जी जो होगी वो तो मॉलिक्यूलर आयन बनाने में यूज होगी, लेकिन बाकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, अब फर्दर जो एनर्जी बच गई है वो एनर्जी क्या होगी, वो ये वाला जो मॉलिक्यूलर आयन है वो उस एनर्जी को यूज करेगा और बना देगा फ्रेगमेंट्स, यानी कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन की फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होती है। ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन, इसकी फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगी कि एक इसका कैटाइन बनेगा और एक जो होगा वो रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एक बना कैटाइन और एक बना रेडिकल। तो इस तरह से इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी। इस चीज को याद रखना है कि जब फ्रेगमेंटेशन करेंगे एक कैटाइन बनाना है और एक रेडिकल बनाना है। कुछ इस तरह से भी फ्रेगमेंटेशन जाएंगे। कंडीशन ये भी हो सकती है कि कैटाइन और रेडिकल एक ही बने और फ्रेगमेंट यानी कि न्यूट्रल हो, इस तरह से भी कंडीशन आएगी। लेकिन मेन जो है वो यही है कि मॉलिक्यूलर आयन जो है जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको यूज करके फ्रेगमेंटेशन कर देता है, यानी कि उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। और फ्रेगमेंटेशन में एक जो चीज बनेगी दैट विल बी द कैटाइन, और जो दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा वो होगा रेडिकल। अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है कि कैटाइंस जो होते हैं ये डिटेक्ट होते हैं, कैटाइंस आर डिटेक्टेड, जो रेडिकल होते हैं वो डिटेक्ट नहीं होते। सो अब हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स के आगे फ्रेगमेंटेशन की देखते जाएंगे कि किस तरह से कौन सा कंपाउंड जो है वो फ्रेगमेंट्स बनाता है। हम जस्ट उनकी बेसिक पीक्स देखेंगे क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती है, लेकिन जो मेन पीक्स होंगी उनको सिर्फ हम लोग स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्केन्स, दैट इज ब्यूटेन। सबसे पहले अब हम लोगों ने देखनी है ब्यूटेन की फ्रेगमेंटेशन। तो अगर हम ब्यूटेन देखें, व्हाट इज ब्यूटेन, बेसिकली क्या होगा कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं कि इसके ऊपर क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट। जब इलेक्ट्रॉन की हम लोगों ने बम्बार्डमेंट करवाई तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इस चीज का बन गया मॉलिक्यूलर आयन। अब फर्दर इसकी होगी फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक बनता है कैटाइन, एक फ्रेगमेंट बनेगा कैटाइन और एक फ्रेगमेंट बनेगा रेडिकल। अब इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जैसे कि हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटी हम ये करते जाते हैं कि एक एक चीज को निकालते जाते हैं। कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ से फ्रेगमेंट बना, मींस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये चीज बन गई मिथाइल रेडिकल और ये बन गया इसका प्रोपाइल। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट है जी 58, क्योंकि इसमें देखिए मॉलिक्यूलर वेट
कितना है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 48 हुआ कार्बन का, और बाकी जो है उनको हाइड्रोजन को ऐड करके इसका मॉलिक्यूलर वेट है जी 58। सो इसका जो M/Z आएगा इसके मॉलिक्यूलर आयन का, इट विल बी 58। लेकिन अब हम जब फ्रेगमेंट बनाते हैं, अगर हम यहाँ से एक पॉसिबिलिटी करें कि इसको यहाँ से ब्रेक करें और इसको मैं बना देती हूँ रेडिकल मिथाइल को, और ये जो चीज़ है इसको कैटाइन बनाते हैं, यानी कि फ्रेगमेंट कौन सा बनेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जस्ट जो होते हैं कैटाइन्स वो जो होते हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें CH3, CH2 एंड CH2, CH2 एंड CH2, ये हम लोगों ने बनाया केटाइन। एक इस केटाइन की पॉसिबिलिटी है। अब इसका अगर M/Z हम लोग देखें तो इसका M/Z है 43। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम यहाँ से फ्रेगमेंट को ब्रेक करें और एज अ रिजल्ट ये इथाइल अलग हो जाए एज अ रेडिकल, और ये इथाइल जो है वो अलग हो जाए एज अ केटाइन, तो डिटेक्टेबल क्या चीज है जी, यानी कि एक पॉसिबिलिटी किस चीज की है, इथाइल केटाइन की है CH3 एंड CH2, इसका प्लस चार्ज। अब इसका M/Z क्या है, तो इसका कितना है 29, 24 जो है वो कार्बन का, और बाकी 3 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसके, तो हुआ 29। इसका M/Z आएगा 29 पे। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इस प्रोपाइल को निकाल दें एज अ रेडिकल, यानी कि फ्रेगमेंटेशन जो हो वो यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हो, ये प्रोपाइल रिमूव हो जाए एज अ रेडिकल, और ये मिथाइल जो है ये आ जाए एज अ केटाइन। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या बनी हमारी, अगर CH3 का केटाइन आ जाए, CH3 का केटाइन आ जाए, तो इसका M/Z कितने पे आएगा, इसका M/Z आएगा जी हमारे पास 15 पे, 12 कार्बन का और 3 जो होगा वो हाइड्रोजन का, तो इसका M/Z कितना हुआ 15। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितनी पीक्स आ रही हैं। एक हमारे पास आ रही है पीक 58 की, एक पीक आ रही है हमारे पास 43 की, और एक पीक आ रही है 29 की, और एक जो पीक है वो है जी 15 की। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें, तो इसका स्पेक्ट्रा जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं एक इसकी पीक आती है मॉलिक्यूलर आयन की, दैट विल बी ऑफ 58, एक इसकी पीक आएगी मॉलिक्यूलर आयन की, एक इसकी पीक आती है 43 पे, एक आती है 43 पे पीक आती है, एक इसकी पीक आएगी 29 पे, और एक इसकी पीक आएगी 15। अब ये है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा में बेसिकली जो y एक्सिस होता है वहां पर रिलेटिव अबंडेंस को रखा जाता है, और जो z एक्सिस होता है वहां M/Z रखा जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट को। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हम देख रहे हैं कि जो 43 की पीक है वो सबसे ज्यादा इंटेंस है, वो रिलेटिव अबंडेंस भी उसकी ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा इंटेंस है। व्हाट इज द रीजन? अब ये बेसिकली इस वजह से इंटेंस है क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज बनी थी, प्रोपाइल केटाइन बना था। अब ये जो प्रोपाइल केटाइन है इसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी मौजूद है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो CH2 है, अगर इसको मैं इस लिहाज से लिखूं कि ये एक H तो ये है और दूसरा H, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर इस कार्बन के ऊपर, तो ये इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा हमारे पास एक दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। किस तरह से बनेगा, CH3 CH प्लस एंड CH3। तो हम लोग देख रहे हैं दिस इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से इसकी जो पीक आ रही है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है तो इस वजह से इसकी जो पीक आ रही है वो बहुत ज्यादा इंटेंस आ रही है, यानी कि ये जो फ्रेगमेंट है ये सबसे ज्यादा पाया गया है इनके फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो ये वाला सबसे अबंडेंट है। तो ये था हमारे पास ब्यूटेन की फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट चीज है जी हमारे पास, नेक्स्ट कंपाउंड इज आइसोब्यूटेन। अब हम करते हैं आइसोब्यूटेन को डिस्कस। आइसोब्यूटेन को अगर हम देखें तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है जी, CH3 ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आएगा स्पेक्ट्रा पे, उसमें एक ही डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम वो डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे।
हम ये देख रहे हैं कि जो आइसोब्यूटेन है दिस इज ब्रांच। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका भी मॉलिक्यूलर वेट वही है जो कि ब्यूटेन का था। कितना है जी? 58। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाने से इसका बनेगा जी मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। इसका बन गया जी मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन बन गया यानी कि इसकी एक पीक जो आएगी वो आएगी 58 पे, जिस तरह के ब्यूटेन की आई थी। अगर पॉसिबिलिटीज देखें तो एक इसकी पॉसिबिलिटीज वही हैं जो कि ब्यूटेन की थी। ये क्या बना जी? CH। अगर इसको हम एज अ कैटाइन बना दें CH3 और इसके ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, इसको एज अ कैटाइन मैंने रखा तो ये इसका M/Z आएगा 43 पे। और एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि अगर हम करते हैं जी इसका कैटाइन CH3 प्लस एक ये कैटाइन है, इसका M/Z आएगा जी 15 पे 15। सिमिलरली जस्ट लाइक ब्यूटेन्स इसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें तो डिफरेंस क्या है इसमें और आइसोब्यूटेन में? जब हम लोगों ने ब्यूटेन का ड्रॉ किया था, पहले ब्यूटेन का अगर हम करके देखें तो ब्यूटेन में हम लोगों ने किया था, ये था 58 की पीक, ये है 43 की पीक, ये है 29 की पीक और ये है हमारे पास 15 की पीक। ये है जी ब्यूटेन का, सिंपल ब्यूटेन का जो है वो इस तरह से स्पेक्ट्रा हमारे पास आया था। अगर हम लोग करें आइसोब्यूटेन का किस तरह से स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे? आइसोब्यूटेन में जस्ट ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में डिफरेंस ये है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट की पीक होती है वो छोटी होती है। इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट की पीक है वो छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि ब्रांच्ड जितना भी ब्रांच्ड चेन आती जाएगी उसकी मॉलिक्यूलर वेट की जो पीक होती है वो छोटी होती जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि आइसोब्यूटेन इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, सो इसके ब्रांच होने की वजह से इसकी मॉलिक्यूलर वेट की पीक जो आएगी वो छोटी आएगी और बाकी सारी जो पीक्स है यानी कि 43 हो गई, 29 होगी और 15 की जो पीक है वो उतने ही साइज की आएंगी। वो बिल्कुल ये वाला जो स्पेक्ट्रा होगा वो सिमिलर होगा टू दिस। तो इसका मतलब ये है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि जो आइसोब्यूटेन होगा उसकी जो 58 की पीक होगी यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट की पीक है वो छोटी होगी। ये था आइसोब्यूटेन का फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ऑक्टेन। ऑक्टेन बेसिकली क्या है जी? 8 कार्बन है उसमें। बेसिकली ये है जी हमारे पास ऑक्टेन। और ऑक्टेन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। इसका मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 114 यानी कि एक इसका जो M/Z आएगा वो आएगा 114 पे। अब हम बेसिकली ऑक्टेन में होगा क्या कि इसमें ये भी बेसिकली क्या है? अल्केन। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अल्केन में बेसिकली जो पीक्स आती है वो जस्ट इस तरह से आती हैं कि जितना भी कार्बन के एटम्स होते हैं उनको जस्ट हम एक एक अल्काइल ग्रुप निकालते जाते हैं। जैसे कि हम मिथाइल का कैटायन निकाल दें, फिर इथाइल का कैटायन निकाल दें, फिर प्रोपाइल का कैटायन। सिमिलरली जितने कैटायन्स हैं उनको निकालते जाएं और फाइनली एज अ रिजल्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक होगी वो आ जाएगी। जैसे अगर हम इसमें देखें तो एक पॉसिबिलिटी यही है कि मिथाइल कैटायन आ जाएगा, इसका M/Z आएगा जी 15 पे। इसका M/Z कितना आएगा? 15 पे आएगा। एक है जी हमारे पास पॉसिबिलिटी कि अगर हम इथाइल का कैटायन निकाल दें CH3 CH2 और इसका है जी इसका M/Z कितने पे आएगा? 29 पे आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक प्रोपाइल का आयन निकाल दें तो उसका M/Z जो आएगा वो कितने पे आएगा जी? 43 पे आएगा। सिमिलरली आगे इसी तरह अगर हम ब्यूटाइल का निकाल दें तो इसका M/Z कितने पे आएगा? इसका M/Z आएगा जी 57। इसका M/Z आता है 57 पे। तो इसी तरह अगर ये चीज हम लोगों ने बात की कि अगर मिथाइल कैटायन निकालें तो यहाँ पे आएगा 15। अगर हम इथाइल का कैटायन निकाल दें तो M/Z आएगा 29 पे। अगर प्रोपाइल निकालें तो 43 पे आएगा। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट कर दें तो 57 पे आएगा। फर्दर इसी तरह अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो 71 आएगा और यहाँ से अगर हम ब्रेक करते हैं तो 85 आएगा। इसी तरह सारे, और अगर ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका कितना आएगा जी? 114। तो अगर अब हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें
स्पेक्ट्रा जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्पेक्ट्रा में कि इसकी एक तो मॉलिक्यूलर आयन की पीक है, दैट इज 114 पे आई जी मॉलिक्यूलर वेट की पीक, मॉलिक्यूलर आयन की पीक आ गई। अब हम आगे इसी तरह से करते जाते हैं कि किस तरह से हमारी यहाँ पे हमारी एक पीक आई 15 पे, फिर हमारी एक पीक आई 29 पे, एक हमारी पीक जो है वो आई 43 पे, फिर इसी तरह से आगे जो हमारी पीक्स हैं यानी कि 43 के बाद आई हमारी 57 पे पीक आ गई, उसके बाद है जी 71 पे पीक आई, फिर 85 पे पीक आई एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें देखें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर हम इस ग्राफ में बेसिकली देखें जो सबसे हाईएस्ट पीक आ रही है वो है जी 43 की पीक। 43 की पीक क्यों हाईएस्ट आ रही है? अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती जाऊँ कि जैसे जैसे चेन का साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे ही साइज जैसे इंक्रीज करता जाता है, जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो इंटेंसिटी होती है पीक की वो कम होती है। साइज इंक्रीज किया, इंटेंसिटी क्या करेगी जी? कम करेगी, इंटेंसिटी कम होती जाती है। और अगर अब हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस मिथाइल को सबसे ज्यादा पीक शो करनी चाहिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर आयन तो कम है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो तो कम है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है उतनी ही जो इंटेंसिटी होती है पीक की वो कम होती जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें मिथाइल केटाइन, मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे कम है, लेकिन इसकी जो पीक होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो केटाइन बन रहा है वो इसका वीक है। अब उसके बाद अगर हम इथाइल केटाइन की बात करें, इथाइल केटाइन जो है उसकी भी जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो तो कम है, लेकिन इसकी पीक भी इंटेंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसका जो केटाइन है वो भी लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम प्रोपाइल पे जाएं तो हम कहते हैं कि प्रोपाइल का वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू द ब्यूटाइल एंड अदर एल्काइल चेन्स इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। और दूसरा, इन केस ऑफ प्रोपाइल देयर इज द पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द स्टेबल केटाइन, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो प्रोपाइल की केटाइन है इसमें रेजोनेंस होने के चांसेस नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ये प्लस है और यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन शिफ्ट करा दें इधर, यानी कि प्रोटॉन शिफ्ट हो जाए इधर, जैसे कि हम पिछले केस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा जी? सेकेंडरी केटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि हम लोगों ने ये बात की कि जो प्रोपाइल है एक तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, दूसरा उसका जो केटाइन है वो भी स्टेबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी पीक होगी वो सबसे ज्यादा इंटेंस होगी, यानी कि इट विल बी द बेस पीक। सो ये थी हमारी ऑक्टेन की फ्रेगमेंटेशन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ जो मेन पॉसिबिलिटीज हैं, जो मेन पीक्स आती हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेसिकली 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये है जी हमारे पास 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अगर हम देखें तो ये है ऑक्टेन ही, यानी कि इसमें 8 ही कार्बन है, लेकिन जस्ट ये क्या है? ब्रांच्ड है। तो अब अगर हम इसमें फ्रेगमेंटेशन देखें, सबसे पहले तो वही मॉलिक्यूलर आयन वाला केस आएगा। एक तो इसकी M/Z जो आएगी वो कितने पे आएगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी, दैट विल बी, ये मॉलिक्यूलर आयन जब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन हम बम्बार्ड करवाएंगे मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, तो इसकी M/Z कितने पे आएगी? 114 पर आएगी, ठीक है। अब अगर हम इसमें फ्रेगमेंटेशन देखें तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है, जो हम मेन देख रहे हैं पीक्स क्यों के, तो अगर हम इसमें देखें तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवाएं, इसको मैं बना दूं एज केटाइन, और ये चीज जो होगी इसको अगर बनाए तो एज अ रेडिकल, तो क्या बनेगा? बेसिकली दिस इज बेसिकली टर्शरी कार्बोकेटाइन, एंड एज वी नो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल केटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो इसकी और इसका M/Z कितने पे आएगा? बेसिकली M/Z आता है, वो आता है हमारे पास 57 पे। अब डिफरेंस देखते हैं, ये इसकी मेन पीक है, ये इसकी बेसिक पीक आती है, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं ऑक्टेन वाले में और 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था ऑक्टेन में कि ये थी 114 की पीक, और उसमें बाकी जो पीक्स आ रही थी वो बहुत सारी पीक्स आ रही थी।
और उसमें जो बेसिक पीक आ रही थी, जो बेस पीक थी, दैट वाज 43, क्योंकि वो प्रोपाइल के टाइम की थी। और प्रोपाइल के टाइम की क्यों बेसिक पीक थी? क्योंकि जो उसका एक तो केटाइन स्टेबल हो जाता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और दूसरा उसका क्या होता है कि वो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है। ये है जी ऑक्टेन की पीक, यहाँ पे है जी 2,4 ट्राइमेथाइल की पीक मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये ब्रांच्ड है तो इस वजह से इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक आएगी वो बहुत ही छोटी होगी। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रांच होते हैं कंपाउंड्स, उनकी मॉलिक्यूलर आयन की पीक जो होती है वो छोटी होती है, तो इसकी ये पीक जो होगी वो छोटी होगी। और दूसरी बात अब हम लोगों ने ये करनी है कि इसकी इंस्टेड ऑफ 43 इसकी जो 57 की पीक होगी वो इंटेंस आएगी। रीजन इसकी क्या है? क्योंकि 57 यहाँ पर 57 की पीक पे हमारे पास क्या बन रहा है? टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो दैट्स व्हाई जो 57 की पीक है इसमें वो हाईएस्ट पीक होगी, वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा। Now let us come towards the fragmentation of cycloalkanes, और cycloalkanes में हम डिस्कस करते हैं साइक्लोपेंटेन को। अब अगर साइक्लोपेंटेन को हम लोग देखें तो साइक्लोपेंटेन ये है जी हमारे पास साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में जब अगर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई हमने, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से ये क्या बना जी? इसका बना मॉलिक्यूलर आयन। और इसका M/Z हम लोग अगर देखें तो कितना है? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दिस इज बेसिकली 70। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 70। अब हम लोगों ने करना है, ये मॉलिक्यूलर आयन बना। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर आयन के बाद होती है फ्रेगमेंटेशन। अब तो ये एक रिंग है, रिंग में किस तरह से होगा कि यहाँ से कोई भी बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक साइड पे बन जाएगा प्लस, एक साइड पे बन जाएगा रेडिकल, तो वो होगी हमारी के फ्रेगमेंटेशन होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, दिस विल बी इट्स फ्रेगमेंटेशन। ये मैं रेडिकल बना रही हूँ और ये किया कैटाइन। कोई भी हम बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इसकी फ्रेगमेंटेशन मैंने कैसे की कि ये बॉन्ड जो है इसको मैंने ब्रेक किया, एक चीज को बनाया रेडिकल, एक चीज को बनाया कैटाइन। अब जब ये बन गया, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को भी मूव करवा सकते हैं और जो कैटाइन है वो भी मूव कर सकता है। ये मतलब हम किसी तरह से भी मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो करना है, चले हम अगर रेडिकल को करें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आएगा इधर, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन गया इधर और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया इधर। ठीक है, तो इसके नतीजे में एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज क्या बनेगी जी? वो बनेगा हमारे पास ये चीज बनी, दिस इज प्लस एंड दिस इज रेडिकल। और प्लस हमारे पास क्या बना? एक अल्कीन। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि एक ही मॉलिक्यूल जो है वो उसके पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो और प्लस एक न्यूट्रल कंपाउंड बने। सो ये वही चीज है, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड बना और एक क्या चीज बन गई हमारे पास? पॉजिटिव भी चार्ज है और रेडिकल भी मौजूद है। और इसका M/Z कितने पर आएगा? इसका M/Z आएगा, ये CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, इसका M/Z आएगा at 42। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारा स्पेक्ट्रा अगर हम बनाए तो इसका स्पेक्ट्रा इस तरह से आएगा कि एक मॉलिक्यूलर वेट का यानी कि 70, ये मॉलिक्यूलर आयन की पीक है इसकी, और एक जो पीक आएगी वो आएगी जी 42 पे। ये इसकी दो पीक्स जो है वो मेन पीक्स है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ 1 alkenes, दैट इज 1 pentene। अब हम बात करते हैं 1 pentene की। दिस इज 1 pentene, 1 2 3 4 and 5। दिस इज बेसिकली 1 pentene। अब अगर हम इसका करें, इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करवाई? इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाया। इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाने की वजह से क्या हुआ जी? यहाँ पे इसका बन गया मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जब अब बना उसके बाद अब इसकी करनी है फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटीज देखते जाते हैं। सबसे पहले अगर एक पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल को मैं रेडिकल के तौर पे निकाल दूं, पीछे मेरे पास ये चीज बन जाएगी केटाइन, यानी कि किस तरह से बनेगा ये चीज? ये हो गया प्लस का चार्ज, ये बन गया एज अ केटाइन, यानी कि ये बना। इसका अगर हम देखें तो इसका M/Z कितना था? ये था जी 70। और जब हम लोगों ने यहाँ से एक मिथाइल निकाल दिया तो उसके बाद जो हम लोगों के पास इसका M/Z है वो है जी 55।
m by z is basically the molecular weight, जितने कार्बन है उनको उनके मॉलिक्यूलर वेट यानी कि जो उनका मॉलिक्यूलर मास है उन सबको प्लस करें, प्लस जितने हाइड्रोजन है उन सबको प्लस कर ले तो आ जाता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू H55। इसमें आया। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मिथाइल को निकाला था एज अ रेडिकल। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इथाइल को एज अ रेडिकल निकाल दें, अब अगर हम यहाँ से निकालते हैं इथाइल को एज अ रेडिकल तो क्या चीज बनेगी जी, इस तरह से बनेगा, क्योंकि इथाइल को मैंने रिमूव कर दिया, ये चीज बनेगी। और इसका m by z कितने पे आएगा जी हमारे पास, दैट विल बी एट 41। इसका m by z आया हमारे पास 41 पे। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें बेसिकली डबल बॉन्ड मौजूद है, और दूसरा अगर हम इसमें देखें तो अल्फा, बीटा एंड गैमा हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्लस गैमा हाइड्रोजन मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल में तो वहां पर मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है। मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट अब कैसे होती है, मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट इस तरह से होगी, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जो गैमा हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, उसके बाद ये डबल बॉन्ड या इधर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये चला जाएगा इधर। एज अ रिजल्ट के अल्कीन एक जो होगी वो फ्री हो जाएगी न्यूट्रल लाइक दिस, और बाकी जो होगा वो हमारे पास ये एक कंपाउंड बन जाएगा। और ये एक जो है वो केटाइन, बेसिकली केटाइन रेडिकल बन गया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन बना है जिसकी बेसिकली m by z कितने पे आ रही है, 42 पे आ रही है। तो इसका अगर हम लोग स्पेक्ट्रा देखें तो एक हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की पीक आएगी दैट इज 70, और एक जो होगी वो आएगी 55 की पीक जो कि ये वाली है, और एक पीक आएगी 42 की और एक पीक आएगी 41 की। और अगर हम इसमें देखें तो जो 42 वाली पीक है दैट इज द मैक्सिमम पीक, इंटेंस, सबसे ज्यादा इंटेंस है। किस वजह से इंटेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट। जो 42 की पीक है वो सबसे ज्यादा इंटेंस है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 2 पेंटीन। अब हमने जस्ट इसमें एक डिफरेंस देखना है जो कि 1 पेंटीन में और 2 पेंटीन में। ये है हमारे पास 2 पेंटीन। तो अगर हम यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड तो इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें गैमा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसमें मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। बाकी सारी उसी तरह की फ्रेगमेंटेशन होंगी जिस तरह के 1 पेंटीन में हुई। एक जो इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी वो इस तरह से होगी जैसे दिस इज द 2 पेंटीन, मॉलिक्यूलर आयन ऑफ द 2 पेंटीन, और इसका अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन करें यहाँ से अगर मिथाइल को एज अ रेडिकल निकाल दिया जाए so this will form, this cation will be formed। अब ये जो केटाइन बना है दिस इज बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे प्लस का चार्ज है, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड दिस, और यहाँ पे प्लस का चार्ज आएगा, यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दिस इसका m by z कितना है 55। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 पेंटीन का स्पेक्ट्रा है उसमें 55 की जो पीक आ रही है वो सबसे ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि ये अलाइलिक कार्बोकेटाइन बना है, और अलाइलिक कार्बोकेटाइन जो है उसमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इस वजह से इसकी 55 की पीक सबसे ज्यादा इंटेंस है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज साइक्लोएल्कीन, और उसमें है हमारे पास ये लिमोनिन। लिमोनिन में अगर हम लोग देखें तो लिमोनिन बेसिकली क्या है कि दिस इज बेसिकली साइक्लोएल्कीन, और इसमें हम देखेंगे कि रीट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन होगा। इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट होगा इधर, ये वाला बॉन्ड जो है दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड दिस, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या चीज बनी, एक बॉन्ड पहले इधर था, एक और बॉन्ड इधर आया, यानी कि इधर बना डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, और ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये चीज जो कि वो अलग हो गई नीचे से। इसको अगर हम देखें तो ये चीज हमारे पास बनी, दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन। और दूसरी जो चीज बनी, अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, तो पीछे चीज बची क्या, यहाँ पे पहले एक बॉन्ड मौजूद था, एक और बॉन्ड ऊपर से आया, यानी कि इधर लगा डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड, और ये सारी जो नीचे चीजें एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो इधर आ गया हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर, इसका जो m by z आता है वो आता है 68 पे, इसका m by z था 136 जो मॉलिक्यूलर आयन है।
सो इसके जो मेन पीक्स आती हैं वो बेसिकली एक मॉलिक्यूलर आयन की होती है और एक जो होती है वो 68 की पीक होती है। और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसकी जो मेन पीक है वो 68 पर आती है। नेक्स्ट इज बेसिकली 1 पेंटाइन। 1 पेंटाइन में अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड अटैच होता है। सो इसका एम्बाइजेड वैसे तो है क्या 68 है, लेकिन क्योंकि जो इसका हाइड्रोजन है वो अटैच है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, सो इसका H इजीली रिमूव हो जाता है। सो इस वजह से हम अगर इसको बनाएं, इसके ऊपर अगर इसका एक केटाइन बनता है एम्बाइजेड 67 पर, कि एक इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इथाइल जो है वो निकल जाए और एज अ रिजल्ट ये जो है केटाइन बन जाए। जब यहाँ पे ये केटाइन बनेगा तो ये केटाइन जो है दिस इज आल्सो द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये तो इसका एम्बाइजेड कितने पर आएगा 39 पर। तो जो इसकी 1 पेंटाइन की पीक्स आती है वो आती है एक मॉलिक्यूलर आयन की पीक दैट इज 68, एक आती है 67 की पीक जो कि काफी इंटेंस होती है, और एक पीक आती है 39 पे। तो ये है एल्काइंस की पीक्स। Big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.